हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक सीरीज शुरू की है। उस सीरीज के अंदर हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था। उस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसके 65 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से शुरू करेंगे। अभी अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाके चैनल पे देख सकते हो, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी उसको देख सकते हो। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द रिलेशन। हमें बताया गया है, हमें पूछ रहे हैं कि हम बोहर का रेडियस जो है वो किस रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रेडियस का रिलेशनशिप है बोहर मॉडल के लिए वो है r इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। ये जो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस के लिए। यहाँ पे जो है वो हमारे पास साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई होता है हमारे पास ओमस्ट्रॉम। ये सारा आंसर रेडियस जो है वो ओमस्ट्रॉम में आता है, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे जो है वो नैनोमीटर में गिवन है, ओमस्ट्रॉम में नहीं है। तो 1 ओमस्ट्रॉम जो है वो हमारे पास 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है, और 1 नैनोमीटर जो है वो हमारे पास 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। तो इसका एक पॉइंट और बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.053 इंटू एन स्क्वायर नैनोमीटर। तो 0.053 एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। 0.53 जो है वो ओमस्ट्रॉम में होता है, उसको नैनोमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.053 हो जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। पहले बोहर रेडियस का जो है वो पहले ऑर्बिट का जो है वो रेडियस पूछ रहे हैं। तो वो रेडियस का फॉर्मूला अभी बताया, वो होता है 0.53 इंटू एन का स्क्वायर ओमस्ट्रॉम। क्योंकि फर्स्ट के लिए पूछ रहे हैं तो एन की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। ये हो जाएगा 0.53 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0.53 ओमस्ट्रॉम। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे आंसर्स जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, माइक्रोमीटर में गिवन है, नैनोमीटर में या फिर पिकोमीटर में। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 53.0 पिकोमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसके बिल्कुल क्लोज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 67 के लिए हमारा आंसर होगा 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर में आएगा, ना कि माइक्रोमीटर में, ना ही नैनोमीटर में, ना ही सेंटीमीटर में। जब हम ओमस्ट्रॉम को पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास जो आंसर है वो 53 लगा लो या 52.9, अप्रोक्सीमेटली 53 ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हमें रेशियो पूछ रहा है रेडियस की सेकंड के लिए और थर्ड ऑर्बिट के लिए, और हमें पता है कि जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो पूछी जा रही है वो सेकंड एंड थर्ड की पूछी जा रही है। तो R2 जो रेडियस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एन का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और थर्ड के लिए जो है वो 9 आ जाएगा। सेकंड रेशियो थर्ड पूछ रहे हैं तो हमारे पास 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 4:9। क्योंकि रेडियस जो है वो एन के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर इसको आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4। थर्ड के लिए एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 होगी, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4:9 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेकंड एंड थर्ड की पूछी जा रही है इसलिए 4 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा। ऑप्शन डी गलती से नहीं लगाना है। अगर थर्ड की सेकंड से रेशियो पूछी होती तो हमारा आंसर 9:4 होता, लेकिन हमसे सेकंड टू थर्ड पूछी गई है इसलिए आंसर जो है वो 4:9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -E। थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो -E के साथ गिवन है यहाँ पे। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी ये हमें बतानी है। तो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास होता है E इज इक्वल टू होता है हमारे पास -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। यहाँ पे पहले हमें थर्ड की जो गिवन है, थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हमें गिवन है -E इज इक्वल टू -13.6, एन की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। -E इज इक्वल टू किसके है -13.6 डिवाइडेड बाय 9। ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि थर्ड के लिए जो है वो एनर्जी की वैल्यू -E है।
अगर हम फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट के लिए जो है वो n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, विच मीन्स कि फर्स्ट के लिए जो आ गई वो -13.6 ही आ गई। तो ये -13.6 की जगह पे हम E1 रख सकते हैं। ये हमारे पहले इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू -E। 9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -9 इंटू ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -9 इंटू ई, -9 इंटू ई। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए आंसर होगा हमारा डी। कैसे आया? हमें एनर्जी का रिलेशन पता है, एनर्जी इज इक्वल टू होती है -13.6 डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर। हमें थर्ड ऑर्बिट की -E दी हुई थी, तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हमने -E रख ली और n की वैल्यू हमने 3 पुट की, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ गया। और पहले शेल के लिए अगर हम निकालेंगे तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी और उसकी एनर्जी -13.6 आ जाएगी, जो कि E1 होगा। पहले ऑर्बिट की एनर्जी, इसको -13.6 को E1 से रिप्लेस कर दिया, 9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले की जो एनर्जी आ गई वो आ गई हमारे पास -9 इंटू ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन अटोमिक ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा डिपेंड अपॉन। जो एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, ये तो सारी चीज कांस्टेंट है, वो सिर्फ एन स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एन स्क्वायर के, और एन क्या है? एन हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे ही डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। एनर्जी जो है वो सिर्फ एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है, एन जो है वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी अकम्पेंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन से प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी? जब इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाएगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, प्रोटॉन से अलग किया जाएगा, उस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेपरेटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए, वो खुद ही एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। सेपरेटिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन, इसके लिए भी हमें एनर्जी नहीं चाहिए। रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम, अगर हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि हमें इलेक्ट्रॉन को अलग करना है प्रोटॉन से, तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो 71 के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72, with the increasing principal quantum number the energy difference between the adjacent energy level atom is। जैसे जैसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को बढ़ाते रहते हैं तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि हमें पता है कि ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एन के। जैसे जैसे एन बढ़ेगा, जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ई की वैल्यू वैसे कम होगी, क्योंकि उल्टा रिलेशन इनवर्स रिलेशन है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो 72 के लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होती है तो उस प्रोसेस को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट में स्प्लिट होती है तो उसको जीमन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये दोनों इफेक्ट्स को आपको याद रखना है कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस इफेक्ट को हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं। अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। दोनों इफेक्ट्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नोट्स में आप इसको लिख लो कि जो आपका जब हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट होती है तो उसको हम जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और जब स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्लिट होती है तो उसको हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पे बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेटल विच गिव्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इजिली। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको बाहर जो ऐसे एटम्स जिनका साइज बड़ा होता है, अगर साइज बड़ा होगा तो जैसे जैसे हमें पता है हम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है। नंबर ऑफ जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए हम न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होंगे उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होगा उतना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बहुत आसानी से मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब किसी मेटल पे कोई रेडिएशन डाली जाती है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं जंप करके, उस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो कौन सी मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से देगी? जिसका साइज बड़ा होगा। जिसका
उसका जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा दूर होगा और उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें से इन चारों में से हमें बेसिकली यही देखना है कि जिसका सबसे बड़ा साइज होगा वो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सीजियम। सीजियम का साइज सबसे बड़ा इन चारों में से, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ये रीजन क्या है? क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है, जितना साइज बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, मतलब कि एन की वैल्यू बढ़ जाती है, और जितनी एन की वैल्यू बढ़ेगी उतनी एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम द सरफेस starts only when the light incident upon the surface has a certain minimum। जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उस पर जो लाइट डालते हैं उसके पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर जंप करने के लिए, और एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच न्यू। तो जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इसीलिए जो है वो अगर हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन ही डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से जंप कर पाएगा। अगर वो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगी कि वो वहां से जंप कर सके, तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप नहीं करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के बाहर आने का जो प्रोसेस है, वो उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, According to photoelectric effect, the kinetic energy of the ejected electron is directly proportional to। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? तो काइनेटिक एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा थी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ पे नहीं डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 676 के लिए ऑप्शन जो है वो सी होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है हमारे पास जितनी रेडिएशन हमने उस पर डाली, एनर्जी ऑफ रेडिएशन की एनर्जी, जो भी हमें एनर्जी को हम E इज इक्वल टू एच लिखते हैं, जो रेडिएशन हमने डाली उसकी एनर्जी कितनी थी, इसमें से माइनस करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है? टोटल एनर्जी, जो रेडिएशन हमने डाली उस रेडिएशन के पास जितनी एनर्जी थी उसमें से माइनस करते हैं जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो रेडिएशन की एनर्जी में से हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस करनी होती है, और जो एनर्जी बच जाती है वही एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, वही जो है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हेल्प करती है। तो जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड अपॉन। ये अब पूछ रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट होगा। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब कि जितने ज्यादा अमाउंट में हम उस पर लाइट डालेंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आएंगे। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल फॉर अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वी नोट, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी वी नोट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैपन। तो इसमें से क्या नहीं हो सकता? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज वी नोट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज जीरो। ये बोल रहे हैं कि अगर उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो वी नोट है और जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी वी नोट है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो जीरो होगी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया कि वो होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोनों में से दोनों माइनस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। अगर हमारी जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, अगर दोनों वी नोट हो तो दोनों एनर्जी सेम बन जाती है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी नहीं बचती। सारी की सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लग जाती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता ही जो है वो रुक जाता है, मूव नहीं करता है। तो अगर हमारी रेडिएशन जो हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होती है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज v, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल बी hv माइनस hv नॉट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा ही होता है, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस होता है, वही जो है वो काइनेटिक एनर्जी बनता है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट same at v but intensity increase, the number of the electron ejection will be increase। अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेम रखें और इंटेंसिटी बढ़ाते रहें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी वही बिल्कुल सही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। हमें गलत वाली बतानी थी तो अब डी ऑप्शन बता, वही गलत भी होगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज फर्दर इंक्रीज, द नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल इंक्रीज। बोल रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा दें तो क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे? नहीं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी पे, वो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड ही नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम डालेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डी ब्रोगली कंसेप्ट। डी ब्रोगली कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास। द ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन बाय प्रपोज्ड बाय, जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन है ये जो है वो आइंस्टाइन ने प्रपोज किया था, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, हमें ये बतानी है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं और वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। सभी की जो वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सभी की वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेलोसिटी सेम होती है और वो इक्वल टू होती है स्पीड ऑफ लाइट के। सेकंड है हमारे पास मैटर वेव्स जनरली हैव वेलोसिटीज लेस देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो मैटर वेव्स होती है उनकी वेलोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी देखो तो वो 2.9 × 10⁶ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि कम होती है एज कम्पेयर टू हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ये स्टेटमेंट भी सही है। मैटर वेव्स आर एमिटेड बाय द मटेरियल पार्टिकल्स, ये गलत स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी इसके लिए सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही बतानी है। मैटर वेव्स जो है वो मैटर पार्टिकल नहीं निकालते, बट मटेरियल पार्टिकल्स के साथ साथ जो है वो मैटर वेव चलती जरूर है। नेक्स्ट था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बट मैटर वेव्स आर नॉट, जो हमारी रेडिएशंस होती है वो जो है वो उनके साथ साथ इनमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है, लेकिन मैटर वेव्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन सी जो है वो गलत था। मैटर वेव्स जो है वो मटेरियल पार्टिकल से नहीं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, इसमें से बताना है कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप कौन सा है। डी ब्रोगली ने कौन सा रिलेशन दिया था, उसने लैम्डा का रिलेशन दिया था। लैम्डा इज इक्वल टू होता है H/mv, ये डी ब्रोगली का रिलेशन है। यहाँ हमें इसमें से देखना है कि कौन से वाला है। यहाँ पे mv/hc/लैम्डा ये नहीं है इसका रिलेशन। mv तो ये वाला बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, अगर mv को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू h/लैम्डा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यही यहाँ पे भी लिखा है mv इज इक्वल टू h/लैम्डा। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द डी ब्रोगली रिलेशनशिप, बताना है कि नीचे दिए गए में से कौन सा रिलेशन डी ब्रोगली के लिए जो है वो गलत है, सही नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास h इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी। अगर हम यहाँ पे देखें mv क्या होता है, mv इज इक्वल टू पी होता है। अगर p को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू लैम्डा इंटू पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड में हमें बोला h/mv इज इक्वल टू लैम्डा इंटू m, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर m को ले जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू m इज इक्वल टू h/v। h/v लैम्डा इंटू m, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड में हमें काइनेटिक एनर्जी बोला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hv/2 लैम्डा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सही होगा 82 के लिए। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल टू 2hv/लैम्डा होती है।
तो इसके लिए ऑप्शन सी जो है वो गलत है, ऐसा रिलेशन जो है वो नहीं होता डी ब्रोगली में कोई भी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ दैट ऑल हैव द इक्वल वेलोसिटीज। अगर सभी की वेलोसिटीज जो है वो इक्वल हो तो इसमें से किसकी जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। और हमें पता है कि जो लैम्डा है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक मास और वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी तो फिक्स है, सभी की सेम है, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के। तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी जो लैम्डा होगी वो कम होगी, उतनी वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पूछ रहे हैं कि किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका मास सबसे छोटा होगा। जिसका मास सबसे छोटा होगा उसका जो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो सबसे बड़ी आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 44। सबसे कम मास जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। 83 के लिए सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इनका मास तो बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन का मास भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम मास हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो सबसे बड़ी आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। An electron travel with the velocity of v meter per second. For a proton to have the same de Broglie wavelength, the velocity will be approximately, अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, अगर एक प्रोटॉन जिसके पास सेम वेवलेंथ होगी तो उसका जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। अगर हमें बोला जा रहा है कि दोनों का जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल है, मतलब कि अगर मैं लैम्डा इज वेवलेंथ होती है हमारे पास h/mv। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखूं तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगी हमारे पास h/मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों को इक्वल रखना है क्योंकि दोनों की वेवलेंथ जो है वो इक्वल है, तो लैम्डा इज h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h/मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। एच कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो गया मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो ये रिलेशन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो हमारे पास कंपैरिजन होता है, जो हमारे पास इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो प्रोटॉन से काफी छोटा होता है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है वो 1840 टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मास। तो इनकी रेशियो जो है वो इक्वल टू आ जाएगी 1/1840 और साथ में मल्टीप्लाई होगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो होती है मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, ये होती है 1/1840। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो 1840 गुना ज्यादा भारी होता है हमारे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इज। डी ब्रोगली की वेवलेंथ जो होती है वो किसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो डी ब्रोगली जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होता है। उसका फॉर्मूला क्या था, बहुत बार लिख चुका हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। और mv क्या होता है, p होता है। तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मोमेंटम के। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट एग्जैक्ट सिमुलटेनियसली मेजरमेंट ऑफ। तो उसने क्या बोला था, क्या दो चीजें नहीं एक साथ मेजर की जा सकती। तो हाइजेनबर्ग ने बोला था किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ सेम टाइम पे जो है वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता हो सकती। या तो हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं या फिर हम उसका एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें एक ही टाइम पे नहीं बता सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, इफ अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इन पोजीशन
इज अलोंग एक्स एक्सिस देन द अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इन मोमेंटम अलोंग। अगर एरर जो है वो पोजीशन का एक्स एक्सिस में है तो हमारे पास मोमेंटम का एरर भी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, तो ये ऑप्शन ए के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द अनसर्टेनिटी फाउंड फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच इंटू 4 पाई। तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम इतना एरर तो आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा एरर भी हो सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है एरर की, तो इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरर। इससे बड़ा एरर हो सकता है लेकिन कम से कम इतना एरर तो आएगा ही आएगा जब हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास when applied the uncertainty principle the significance in case of। तो किस केस में इसको जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग ट्रेन का मास बहुत बड़ा होता है, क्रिकेट बॉल का मास भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल का साइज इतना बड़ा नहीं होता, उस पर हम लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो। अगर बोल रहे हैं कि हमने जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही बताई है, उसमें एरर बिल्कुल भी नहीं आया, तो मोमेंटम का एरर कितना हो जाएगा, तो मोमेंटम का एरर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम एक चीज को बिल्कुल सही बता रहे हैं तो दूसरी चीज बताने के चांसेस जो है वो इनफाइनाइटली रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। बोल रहे हैं कि अगर डेल्टा एक्स जो है वो जीरो हो जाए, हमें निकालना क्या है, हमें डेल्टा पी निकालना है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा एच ओवर 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स जीरो है मतलब कि एरर इसमें बिल्कुल जीरो है, तो ये हो जाएगा एच ओवर 4 पाई इंटू जीरो। और अगर जीरो नीचे आता तो ये इनफाइनाइट बन जाता है, तो एरर इन मोमेंटम जो है फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि जो पोजीशन में एरर है वो जीरो है तो हमारा मोमेंटम में एरर जो है वो इनफाइनाइटली ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा हिट्स ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन देन द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स पोजीशन विल बी। तो वो कितनी हो जाएगी, वो इक्वल टू लैम्डा हो जाएगी। ऑप्शन सी के लिए राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास वेव मॉडल पे क्वेश्चन नंबर 92 है हमारे पास द वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन। तो वेव मैकेनिकल मॉडल है वो किस किस बातों पे था, वो डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ नेचर पे था, हाइजेनबर्ग पे था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे था, और तो ये सभी पे डिपेंड करता था, सभी को मिला जुला के जो है वो वेव मैकेनिकल मॉडल बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन विद ई एज अ टोटल एनर्जी एंड वी एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बतानी है, तो वो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। करेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो होती है हमारे पास डी स्क्वायर जाई ओवर एक्स, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई ओवर डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी जाई इज इक्वल टू 0। ये करेक्ट रिलेशन है हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज। जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है वो 90 to 95% होती है, 100% नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी 100% से कम ही होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज अप्रोक्सीमेटली 90 to 95%। नेक्स्ट है हमारे पास द वेव फंक्शन जाई इन द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट। जो जाई है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो जाई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है हमारे पास जाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे जाई स्क्वायर पूछा होता कि जो जाई स्क्वायर है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो वो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को, उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे सिर्फ जाई पूछा हुआ है, तो जाई जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटम नंबर से क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके 3 क्वांटम नंबर आए थे। बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके 3 ही आए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों के तीनों जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आए थे, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो वेव इक्वेशन से नहीं आया, इसको बाद में डिस्कवर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, द मैग्नेटिक नंबर विच स्पेसिफाइज द लोकेशन एज वेल एज एनर्जी। ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें लोकेशन भी बताता है और एनर्जी भी बताता है, तो वो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 98 के लिए ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमें किसी इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक लोकेशन और उसकी एनर्जी भी जो है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए मल्टी इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन। जो एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड करती है? तो एनर्जी जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं n+l रूल के साथ। n+l की वैल्यू जितनी छोटी होती है उतनी उसकी एनर्जी कम होती है। तो ये डिपेंड दो चीजों पे करती है, n और l पे। n क्या है? n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ए मल्टी एटम डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर और हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सम के ऊपर डिपेंड करती है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन। जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, जिसका फॉर्मूला होता है √L/L+1। ये हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर का जो है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबशेल इन nth क्वांटम नंबर आर। इलेक्ट्रॉनिक सबशेल जो है वो n के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जितने हमारे पास, जितनी n की वैल्यू होगी उतनी हमारे पास सबशेल्स होंगे। अगर ये आपको निकालने का तरीका भी है, लेकिन अभी आप शॉर्टकट याद कर रख सकते हो इसको कि नंबर ऑफ सबशेल्स कितने होते हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास n²। तो 102 का बी आंसर होगा। अगर हमें ऑर्बिटल्स बताने हैं तो वो n के स्क्वायर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन द nth शेल। ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, nth में पूछा गया था, तो यहाँ पे जो है वो नीचे n होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो इसकी स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल में ऑर्बिटल्स पूछने, और ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या था? ऑर्बिटल्स जो है वो n के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो n यहाँ पे कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी मेन एनर्जी लेवल इज। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस बात पे डिपेंड, कितने होते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं 2 × n का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। 105 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर हमें शेल्स बताना है कि कितने होंगे तो वो n पे डिपेंड करती है। अगर हमें ऑर्बिटल्स बताना है तो वो n² होते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं तो वो 2n² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कैन अकोमोडेट इन द 7th प्रिंसिपल शेल। 7th प्रिंसिपल शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो बता रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। तो 7th के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले हमें इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था 2n²। n कितना है? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो 106 के लिए ऑप्शन नंबर 98 जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 107, क्वेश्चन नंबर 107, टू गिव अ डेजिग्नेशन ऑफ एन ऑर्बिटल वी नीड। हमें ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। तो हमें ये चारों चाहिए होते हैं। तो 107 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डेजिग्नेशन ऑफ ए सबशेल विद n = 4 एंड l = 3। l की वैल्यूज हमें याद रखनी है। अगर l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल होता है, 1 होता है तो p होता है, 2 होता है तो हमारे पास d होता है, 3 होता है तो हमारे पास g होता है। तो यहाँ पे क्या है? 4, ये आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 हो जाएगी। l की वैल्यू 3 कब होती है? जब वो SPDF, तो 3f के लिए होती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही हो जाएगा। l = 3 जो है वो f को रिप्रेजेंट करेगी, f सबशेल। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 108 के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, 4f। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
2p ऑर्बिटल्स है, जो हमारा 2p ऑर्बिटल है उसके पास n और l की वैल्यूज बतानी है कि क्या क्या होगा। 2 तो बता ही रहा है कि n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू हमारे पास 2 है। p से हमें पता लग रहा है p क्या होता है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो p के लिए l की वैल्यू 1, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो गया, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग द एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 3, अगर L की वैल्यू 3 है तो उसमें कौन कौन से जो है, L इज इक्वल टू 3 के लिए जो सब शेल होता है वो PF होता है, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा। 110 के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। तो आज हमारे 110 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।